सुरक्षित रहें। नमस्कार, उत्तराखंड की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड का आगामी विधानसभा बजट सत्र 2026-27 ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार सत्र गैरसैंण में ही होगा। सीएम धामी ने कहा कि इस बार अच्छा और आम बजट पेश होगा। वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं। मंत्रिमंडल ने तय कर लिया है इस बार का जो बजट का सत्र होगा, वो बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित होगा और उसके लिए पहले से सभी तैयारियां वहां पर हो रही हैं और अच्छा सत्र होगा क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है। उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं और हम सब लोग देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्राथमिकी शिक्षा में नवचयनित 1100 से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत लगातार रोजगार दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब तक करीब 28,000 से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं। आप लोग तालियां बजाते रहिए ना। आज शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लगभग 1100 से ज़्यादा जो सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण यहाँ पर हुए हैं और इसके बाद ये संख्या हमारी 28,000 से ज़्यादा हो गई है और ये नियुक्तियों का क्रम अभी रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से चलेगा। ये हमारा संकल्प है कि प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर उनको रोजगार मिले, उनको चयन का अवसर मिले, भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और इन वर्षों में भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हुई हैं। सख्त नकल का कानून आज पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। देखिए, शिक्षा विभाग में अभी तक हम लगभग 12,000 लोगों को अभी तक नौकरी दे चुके हैं और अभी लगभग 4,000 लोगों को भी और नौकरियां देने वाले हम। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम पारदर्शी नियुक्तियां कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि सारे बच्चे मेरिट पे हमने लगाए हैं और जो न्यायालय के कारण कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी भी अब जल्दी हम नियुक्ति करने हैं। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मेरा चयनित हुई हूँ और मैं वहाँ पे जो मेरे से हो सकेगा प्राइमरी वाले बच्चों के लिए मैं उनको शिक्षा प्रदान के लिए जो भी मुझसे होगा मैं बहुत करूँ। बाबा केदारनाथ की नगरी में शीतकाल के दौरान कड़ाके की ठंड और विषम परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान कड़ी सुरक्षा में तैनात हैं। केदारनाथ धाम में तापमान -16 डिग्री तक पहुंच चुका है। भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ होने पर जवानों ने करीब 5 फीट ऊंची बर्फ हटाकर बाधित संपर्क मार्गों को फिर से खोल दिया। जवान अपने बैरक और आसपास के क्षेत्रों से भी बर्फ हटाने में जुटे हैं। कम ऑक्सीजन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवान पूरी तरह से निष्ठा और साहस के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचता नजर आ रहा है। धामी सरकार द्वारा भरतपुर न्याय पंचायत के अंतर्गत गढ़ी नेगी ग्राम पंचायत को गढ़ी नेगी नगर पंचायत घोषित किया गया। इस अवसर पर नवनिर्मित गढ़ी नेगी नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहेला और बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और ग्राम प्रधान सचिव वाटला के प्रयासों से करीब 3 दर्जन पात्र परिवारों को आवास योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
विकास देवी श्री मनोज पाल जी, अपने मंडल राजेश जी, यहाँ के अपने श्री वार्ता जी और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं अपनी आकांक्षा जी, जिला मोर्चा, इन सभी के साथ यहाँ पर आज इन लोगों को आवास उनका प्रमाण पत्र देने के इस कार्यक्रम में आए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ घोषणा होने के बाद हफ्तों में 500 से अधिक पेंशन यहाँ जारी हुई है, 800 से अधिक जो है योजना के कनेक्शन दिए गए हैं, 500 से अधिक शौचालय मिले हैं, 65 से अधिक आवास मिले हैं, 150 से अधिक जो है राशन कार्ड मिले हैं नई योजना में, 300 से अधिक किसान डेयरी के पात्र बने हैं और सैकड़ों लोगों को आयुष्मान का लाभ मिला है। 60 से अधिक रोडों का निर्माण हुआ है, तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है, इसी प्रकार से रजतजयंती पार्क का निर्माण हुआ है, 3 आंगनबाड़ी केंद्र बने। ऋषिकेश पहुंचे जिलाधिकारी सवन बंसल ने दावा किया है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले शहर की सड़कों से अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है, कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमण करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीएम ने यह भी बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचते हैं, यहीं से ऑफलाइन पंजीकरण कराया जाता है। श्रद्धालु त्रिवेणी घाट, भरत मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं। ऐसे में पैदल यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा से पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में 31 जनवरी को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, हाथीबड़ कला स्थित कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। पहले तो आदरणीय मंत्री जी गणेश जोशी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। उनका ये सेवा सप्ताह, अपने जन्मदिन के अवसर पर वो सेवा सप्ताह मनाते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी है कि उन्होंने हमारी जो बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं, उनका सम्मान करने का कार्य आज किया है। हम ये जानती हैं कि आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्त्रियां हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो भावी नागरिक हैं इस देश का, इस प्रदेश के, उनको शिक्षा देने का काम, उनको अच्छा खान पान देने का काम, ताकि वो शुरुआती से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी शिक्षा अच्छी रहे, इसका कार्य करते हैं। तो आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का यहाँ सम्मान हुआ। 40 साल से मैं स्वास्थ्य भौतिक जीवन में हूँ और मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। तो हमेशा, चाहे मेरे बेटी का जन्मदिन हो, मेरी शादी की सालगिरह हो, मेरे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे मेरा जन्मदिन हो, हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 25 तारीख से सेवा सप्ताह हमने कुआखोली में कंबल बांटने से शुरू किया था। मुझे याद है, जब आंदोलन में थे तो नारा लगा सकता था कि उत्तरा चलती जा रही है, नहीं चल जा रही। और जब मात्र 36 हफ्तों पर आई तो ये राज्य बना। मैं कहूँगा, ये राज्य अगर मिजोरम में बनाया तो कोई छोटी नहीं होगी। इस अवसर पर मैंने आज शक्ति का सम्मान करने की यहाँ पर कोशिश की। तो लगातार प्रकार के कार्यक्रम अभी हम जो है अपनी आशा बहनों का भी सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में सम्मान के पात्र वो लोग होते हैं जो नींव के पत्थर होते हैं। ये हमारे नींव के पत्थर हैं, ये हमारे भविष्य को तैयार करते हैं। तो इस अवसर पर मैंने आभारी। यूजीसी को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूजीसी बिल को लेकर छात्रों में भ्रम और आशंका का माहौल बनने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि जिस तरीके से देश के अंदर यूजीसी को लेकर माहौल बनाया गया है, उससे आम लोग और छात्र ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार आखिर ये बिल क्यों लेकर आई है और इसे जनता पर आखिर क्यों थोपा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूजीसी के प्रस्तावित प्रावधानों से छात्रों के उत्पीड़न का जो रास्ता है वो खुल सकता है, जहां किसी भी तरह की फर्जी शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू हो सकती है।
देखिए, बिल्कुल बात ये सही है कि जिस तरीके से यूजीसी जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आपने देखा है कि वो सरकार के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। कई चीज़ों में जो उन्होंने संशोधन किए हैं वो जो है विश्वविद्यालयों को भी एक कहते हैं ना संघी विचारधारा से जोड़ने की बात है। या यूजीसी का जो अभी अमेंडमेंट आया है जिसमें कि रोहित वेमुला जो केस हुआ था, जो एससी छात्र था उसने सुसाइड किया था, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अगर इसमें इंटरफेरेंस होगा तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय को, एक जात को टारगेट करने वाली बात है। देहरादून में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बीजेपी विधायक खजान दास ने यूसीसी को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में यूसीसी की घोषणा के समय समाज के विभिन्न वर्गों में ये आशंकाएं थी। अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदायों के बावजूद इसे लागू करना बड़ी चुनौती था, लेकिन 1 साल बाद कहीं भी असंतोष या विरोध देखने को नहीं मिला है। देखिए, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा दिल की गहराई से कि आज यूसीसी को लागू होने पे 1 साल का अरसा कल बीता है और इसके तहत जो उन्होंने 2022 में घोषणा की थी, और उस समय ऐसा लगता था कि घोषणा तो कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, किंतु क्योंकि यहाँ पे विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों के लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं, इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही थी उस समय। और हमने भी सोचा कि बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी, इसको लागू हम लोग कर पाएंगे कि नहीं हो पाएगा। किंतु जब 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ है तो इसका पत्ता तक नहीं हिला और सबने इसको स्वीकार किया। सभी जाति, पंथ, धर्म के लोगों ने इसको स्वीकार किया। उत्तराखंड के लिए एक मिसाल के रूप में इसको देखा है और लोगों से भी कहा कि अपने अपने प्रदेशों में इसका अनुसरण करना चाहिए और ये लागू होना चाहिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए
जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर का कहना है कि हर साल खराब मौसम के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर रुख कर लेते हैं, जिससे कई बार गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बर्फबारी और बारिश के समय फिसलने बढ़ जाती हैं, यानी कि फिसलन जो है वो बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता नजर आता है। इसके अलावा ऐसे हालात में लैंडस्लाइड और मर्डर स्लाइड की आशंकाएं भी बनी रहती हैं। आपको बता दें, डॉक्टर तोमर के अनुसार लोगों को नियमित रूप से मौसम का अपडेट लेते रहना चाहिए और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक मूवमेंट से बचना चाहिए। जैसे कि पीछे भी देखा गया है कि लोग जो है ऐसे टाइम पे एकदम से रश कर लेते हैं पहाड़ों की तरफ को, और फिर बहुत सारी तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। तो जैसे हमने बताया कि अब एक तो अब मौसम का अपडेट रेगुलर अपडेट होना चाहिए, और दूसरा ये कि जब बर्फ गिर रहा है या बारिश हो रहा है तो फिसलन वाला इलाका में जो है दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और ऐसे में लैंडस्लाइड, मड स्लाइड का भी चांसेस होते हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि टेम्परेचर स्नोफॉल के बाद और रेनफॉल के बाद ऐसे पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर हमारे चांसेस है, जैसे हमको उम्मीद है कल से टेम्परेचर डाउन होंगे, तो उससे भी ठंड से भी बचने का पर्याप्त साधन लेकर के चलें या उसकी व्यवस्था करें। लैंसडाउन तहसील के बरसवार गांव में 2 साल की एक मासूम बच्ची को निवाला बनाने वाला गुलदार पकड़ लिया गया है, परंतु इस इलाके में गुलदार की दहशत अब भी बरकरार है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला लिया, तो वहीं वन विभाग ने बरसवार गांव के आसपास गुलदार की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जगह जगह ट्रैकिंग कैमरे लगाए हैं, जिससे गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हर पहाड़ी जो यहाँ उत्तराखंड में रहने वाला वो गांव छोड़ेगा, मजबूर है, क्या करें। बच्चे अच्छे खासे कूड़दार रहते थे, घर में लेके आए कि चलो अपने घर में रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे। यहाँ तो उल्टा हो गया, लेने के देने पड़ गए। सर ये तो नॉर्मल सी बात है, दिखते रहते हैं बस हर दूसरे तीसरे दिन। 100 साल 150 साल का टाइम रहा होगा कि यहाँ पे बरामदे में मेरी पोती, मेरी वाइफ थी, वहाँ पे बहू थी मेरी। वो अचानक बाघ आया, उसने झपटा मारा, उठा के यहाँ ले गए नीचे। तब सब जनता का मैं वो काफी सहयोग किया, जनता ने पूरा हल्ला गुल्ला करके चारों तरफ घेर लिया। तब इस नीचे झाड़ी में मेरी पोती मेरी। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने हाल ही में गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में घोड़ा खच्चर एसोसिएशन, डांडी कांडी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्षों में यात्रा के दौरान आई समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हर तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद भी की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस समय जमकर बर्फबारी हुई है और इसका लुत्फ उठाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। वहीं आपको जानकारी दे दें, डीएम ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि यात्रा सुगम, सुखद और सुरक्षित हो। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।
देखिए, वन वे ट्रैफिक की बात चल रही है और इसीलिए हमने एक वैकल्पिक पैदल रूट भी जो है वो केदारनाथ जी यात्रा का बनाया है। अगर हम देखें तो भीमबली से केदारनाथ जी तक एक दूसरा रूट भी हम लोगों ने तैयार किया है, जहां से हम लोग यात्रियों का आवागमन कर सकते हैं। हालांकि उस रूट को सुचारू करने के लिए हमारे को करीब 1 साल, हो सकता है 1 सीजन इंतजार करना पड़े, क्योंकि उस रूट पे अभी रूट तो तैयार हो गया है, लेकिन जो बाकी सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पेयजल इत्यादि, ये हम लोग अभी तक वहां पे नहीं पूरा कर पाए हैं। क्योंकि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, जब ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो हमारे जो बाकी अन्य विभाग हैं वो भी वहां पे काम कर पाएंगे, और एक बार हम जब ये कर दें तो मुझे लगता है 2027 की यात्रा में हम लोग वो ऑल्टरनेट रूट पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। लेकिन इस बार भी अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर ज्यादा भीड़ होती है, तो मौके की जरूरत को देखते हुए निर्णय लिया जाए। धर्मनगरी हरिद्वार के कंखल क्षेत्र के नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में दिन दहाड़े हुई खुलेआम फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। अज्ञात हमलावरों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। इससे पहले भी हरिद्वार में फायरिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसमें कुछ रहता नहीं है मंदिर जहाँ कांग्रेस जाने से रह गई हो। कैबिनेट कांग्रेस ने हरिद्वार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस विभाग समय समय पर सख्ती करता रहता है, किंतु ये एक चिंताजनक विषय है कि हरिद्वार में ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश, यहाँ क्योंकि सीमावर्ती जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, और उधर से जो अपराधियों की आवाजाही है और जिस तरह से ये घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और पुलिस महकमा इसकी जांच पड़ताल कर रहा है और विभाग बहुत जल्दी ही अपराधियों के गिरबान तक पहुंचेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ा अभियान चलाया है। देहरादून विजिलेंस टीम ने हल्द्वानी के अधिकारियों के साथ गदरपुर और दिनेशपुर विद्युत विभाग की संयुक्त टीम के साथ नगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अचानक हुई इस कार्रवाई से बिजली उपभोक्ताओं में हड़कंप मच चुका है। टीम ने दिनेशपुर के बाद अब गुलरभोज क्षेत्र में भी छापे मारते हुए कई लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इस दौरान कई अवैध कनेक्शन काटे गए, कई उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने कहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिजली चोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम मचाने का नहीं है, हम जो अपने विभाग की जो बिजली का नहीं है, क्योंकि हमारे डिवीजन की लासेज ज़्यादा हैं, एटीएनसी और टीएनडी लासेज, तो उसको देखने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को जागरूकता भी फैला रहे हैं कि बिजली चोरी कम करें और अपना मीटर के द्वारा ही बिजली का उपयोग करें, तो जिससे कि हमारे राष्ट्र का नहीं और जो स्टेट का नहीं, जो इसमें जो लोड पड़ता है, इफेक्ट होता है, वो कम से कम प्रभावित हो और उपभोक्ताओं से नहीं, क्योंकि जब बिजली का पैसा देंगे तो हमें बिजली क्रय करने के लिए पैसा मिलेगा और जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। तो इसके लिए अभियान चला गया। कितने लोग की अब तक बिजली चोरी पकड़ी गई है? बिजली चोरी अभी 2 अलग-अलग टीमें बनाई हैं, इसमें 3 केस मतलब अभी तक पकड़ में आए हैं, बाकी अभी अभियान जारी है और इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। दिनेशपुर के खानपुर क्षेत्र की ग्राम सभा आनंद खेड़ा नंबर 1 में विकास को लेकर नई पहल की शुरुआत हुई है। कृष्ण मंदिर के पास इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुखदेव हल्द्वार ने किया। ये सड़क जिला पंचायत निधि से लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। शुभारंभ के मौके पर फीता काटकर और नारियल फोड़कर कार्य शुरू कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल मौजूद रहे। सीट में यहाँ की जनता ने इतिहास रचा। उत्तराखंड राज्य में आज तक किसी को इतना वोट नहीं पड़ा। 12,525 वोट लेकर हमारी बहन सुषमा हल्दार ने कीर्तिमान स्थापित किया और महज अभी 1 साल भी नहीं हुआ, ताड़ाताड़ी काज हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा
आज बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज के दिन चुनाव के समय जो भी मेरे वादे थे, जो इस गांव के लिए जो मेरा प्रथम वादा था कि कई सालों से यहाँ पे हर प्रत्येक वर्ष महानाम संकीर्तन होता है और इस कार्यक्रम के दौरान जो भी दिक्कतें थी, इस सड़क को जो है नीचा होने की वजह से गांव वालों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीएम हेल्पलाइन ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि ये आमजन, विशेषकर बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए एक भरोसेमंद एवं संवेदनशील मंच है। देहरादून जनपद के देहरा खास पटेल नगर निवासी वरिष्ठ नागरिक आर्य सुमन द्वारा अपनी पत्नी उर्मिला सुमन को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ न मिलने की पीड़ा को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत पर जिला प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए शिकायत का निस्तारण भी किया गया। आर्य सुमन जी की जो वृद्ध आदमी है, उनकी कंप्लेंट आई थी कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। तो हमने उस नंबर में जो नंबर दिया था उसमें फोन किया तो पता चला वो बहुत वृद्ध है और मासिक आय प्रमाण के बनाने के लिए कहीं जा नहीं सकते। तो हमने खुद घर जाके उनसे मासिक आय प्रमाण पत्र के जितने भी कागज थे वो लिए और खुद राजस्व विभाग द्वारा 2 दिन में मासिक आय प्रमाण पत्र, आज उनके वहाँ आवेदन पत्र साइन करा के, पार्षद के साइन करा के श्री सुमन जी की पत्नी की वृद्धावस्था पेंशन। मेरा नाम उर्मिला सुमन है और मैं देहराकाश देव ऋषि में रहती हूँ और मैं कुछ दिनों बहुत पहले बहुत अप्लाई करी पर मेरी पेंशन नहीं हुई, सालों लग गई। पर अब दोबारा से अप्लाई करा तो खुद आए अधिकारी लोग समाज कल्याण से। हमारी जो उत्तराखंड सरकार माने पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारे क्षेत्र में सीएम हेल्पलाइन में एक उर्मिला नाम की महिला के द्वारा शिकायत की गई थी। उनके परिवार की हालत को देखते हुए उनके अधिकारियों के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत जो है उनके निवास पर पहुंचकर और उनका पेंशन लगाई। और क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री साहब को और अपने डीएम साहब को और अपना समाज कल्याण अधिकारी जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।